वेलकम स्टूडेंट्स, इट्स मी दीपक कुमार। और आज का जो वीडियो है वो क्लास 10 का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जो कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का पार्ट है। और इसके रिगार्डिंग हम लोग बात करने जा रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड आंसर विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस का है सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के साथ के सामने क्वेश्चन नंबर 1 है ना। ये सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, है ना। इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। इसका पीएच क्या होगा अगर रेड लिटमस ब्लू हो जाता है तो क्या होगा। ठीक है, रेड लिटमस ब्लू अगर होगा तो इसका पीएच क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। तो रेड लिटमस ब्लू मतलब क्या होता है, बेसिक हम लोग जानते ही है, ठीक ना। रेड से ब्लू होना बेसिक सॉल्यूशन का करेक्टर होता है। और इसका पीएच हमेशा क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेटर देन 7 होगा। याद रखना इस चीज़ को, जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है और भी नॉलेजेबल चीज़, तो उसको भी आपको रीड करना है। तो 1 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 10 होगा ना, क्योंकि पीएच ग्रेटर देन 7 दैट इज द बेसिक रेंज। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं हम लोग। ए सॉल्यूशन रिएक्ट विथ क्रस्ट एग सेल, है ना। क्रस्ट एग सेल, एग सेल का जो क्रस्ट पार्ट मतलब वाइट वाला जो छिलका होता है उसको बोलते हैं हम लोग। दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की द सॉल्यूशन कंटेन। तो उसमें सॉल्यूशन में क्या होगा, ठीक है। क्रस्ट एग सेल के पहले हम लोग जानते हैं इसमें क्या होता है। तो क्रस्ट एग सेल का फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट ये आपका क्रस्ट एक्सेल का फार्मूला होता है। उसमें एक कंपोनेंट ये है और उसमें बोल रहा है कि ये जो एक गैस बन रहा है वो क्या कर रहा है, लाइम वाटर को मिल्की कर रहा है। तो लाइम वाटर को मिल्की करने का मतलब क्या है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, हम लोग जानते हैं, है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन हम लोग जानते हैं कि हीट करने से बनता है। लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन रिएक्शंस में बता रहा है। तो रिएक्शंस में कैल्शियम कार्बोनेट के जब एसिड के साथ रिएक्शंस करेंगे तो हो जाएगा, तो एसिड आपका HCl करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो डिफरेंट ऑप्शन है दैट विल बी रॉन्ग, क्योंकि बाकी सारे सॉल्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं हम लोग। 10 ml ऑफ ए सॉल्यूशन, है ना। 10 ml ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज फाउंड टू बी कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज बाई 8 ml ऑफ ए गिवन सॉल्यूशन ऑफ HCl। 10 ml NaOH को न्यूट्रलाइज कर कितना करा, 8 ml। इफ यू टेक 20 ml ऑफ द सेम सॉल्यूशन ऑफ NaOH द अमाउंट ऑफ HCl सॉल्यूशन, है ना, द सॉल्यूशन एज बिफोर रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज इट विल बी, कितना होगा 20 ml के लिए कितना होगा। तो आपका यहाँ पे NaOH कितना है, NaOH और HCl के बीच में रिएक्शंस हो रहा है। NaOH का क्वांटिटी इनिशियली कितना है, इसको 10 ml में रिक्वायर्ड हो रहा है 8 ml HCl का। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 20 ml जब ले लेंगे हम लोग, NaOH का जब 20 ml ले लेंगे हम लोग इस तरह से, तो इसको कितना रिक्वायरमेंट होगा। तो 8 का जस्ट डबल कर देंगे हम लोग। 8 का जस्ट डबल कितना हो जाएगा, 16 ml। तो 16 ml जो हो जाएगा दैट विल बी करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह के MCQ क्वेश्चन आपको बनाने हैं। इसके बाद क्वेश्चंस नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलेंगे। 4 ml 8 ml 12 ml ये सब तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका आंसर। इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन। इनडाइजेशन मतलब जैसे कि हम लोग बोलते हैं हमारा स्टोमिक में जैसे वर्किंग ठीक से नहीं होता, इन प्रॉपर वे होता है ना, पाचन से रिलेटेड है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग। तो इनडाइजेशन के लिए हमेशा याद रखना है, इनडाइजेशन मतलब हमारे स्टोमिक से HCl का सेक्रेशन ज़्यादा होता है। तो एंटीबायोटिक नहीं होगा, एनाल्जेसिक नहीं होगा, एंटासिड्स दैट विल बी करेक्ट ऑप्शन। एंटीसेप्टिक भी नहीं होगा। यहाँ पे आपके साथ कुछ लिखा हुआ है उस चीज़ को भी याद रखना है। एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एंटीमाइक्रोडिज्म होता है, एनाल्जेसिक जो होता है पेन रिड्यूसिंग ड्रग्स होता है, एंटीपायरेटिक आपका वो आपका टेम्परेचर रिड्यूसिंग। क्वेश्चन नंबर 5 में राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस, है ना। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ जिंक ग्रेनुल्स, है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम रिबन। ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक, है ना। यहाँ पे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक रिएक्शंस का मैग्नीशियम के साथ। ऑप्शन नंबर सी में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग एल्युमिनियम पाउडर के साथ, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन आयरन फिलिंग के साथ करवा रहे हैं। तो सारे जगह पे दिख रहे हैं मेटल का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, एसिड के साथ। तो हम लोग जानते हैं सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो जिंक का जब रिएक्शन हम लोग करेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो जिंक का रिएक्शन आप करवा दिए सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो जिंक सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। इस तरह से इसका हो जाएगा मैग्नीशियम रिबन प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम क्लोराइड का सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। रिएक्शन से यहाँ पे Mg प्लस 2HCl इसको बैलेंस करके दिखाया गया है, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग, तो बाय बर्निंग मैचस्टिक या लाइटेड कैंडल, है ना, वो पॉपअप साउंड के साथ बर्न करता है। एल्युमिनियम पाउडर प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे
एल्युमिनियम सल्फेट हाइड्रोजन गैस रिएक्शंस लिखा हुआ है इस तरह से, एल्युमिनियम प्लस H2SO4 एल्युमिनियम सल्फेट है ना, और हाइड्रोजन गैस, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस टाइप का रिएक्शंस होता है। हाइड्रोजन से जनरली जितने भी मेटल्स होते हैं सारे रिएक्टिव होते हैं। तो आयरन फिलिंग प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे मिलकर क्या बनाएगा, तो फेरिक क्लोराइड्स है ना, फेरिक क्लोराइड बनाता है। और हाइड्रोजन गैस रिएक्शंस यहाँ पे दिया हुआ है, Fe प्लस 2 मोल्स ऑफ Fe 6 मोल HCl के साथ FeCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस बनाया। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम लोग। कंपाउंड है ना, कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज है ना, आल्सो कंटेन्स हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं अल्कोहल, और जनरल फार्मूला अल्कोहल का तो ROH होता है, इसको एक्टिविटी के द्वारा प्रूव भी करना है। तो अल्कोहल्स हैविंग जनरल फार्मूला यहाँ पे लिखा ROH होता है ना। अल्कोहल और ग्लूकोज जिसके पास हाइड्रोजन तो बहुत सारा है, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे C2H5OH इथेनॉल का फार्मूला होता है। ग्लूकोज में C6H12 12 हाइड्रोजन है, बट इसको एसिड नहीं मानते। इसके पीछे रीजन क्या है, तो हम लोग बोलते हैं कंपाउंड लाइक अल्कोहल एंड ग्लूकोज कंटेन हाइड्रोजन बट दे डू नॉट आयोनाइज है ना, आयोनाइज मतलब टूटते नहीं है, इनटू सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस H+ आयन ऑन पासिंग करेंट थ्रू देम, दैट्स वाई इट इज़ नॉट रिगार्डेड एज एसिड। तो यहाँ पे इसको एक्टिविटी के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ समझना है, अल्कोहल और ग्लूकोज के पास हाइड्रोजन होता है लेकिन ये आयोनाइज नहीं करते। तो एक्टिविटी में क्या करना है, अल्कोहल और ग्लूकोज दोनों का सॉल्यूशन बना लीजिए। इसमें क्या करना है, 2 नेल्स लेना है, 2 कांटे ले लीजिए आप, उसको रबर कॉर्क पे इस तरह से, यहाँ पिक्चर दिखाया गया है। कनेक्ट द नेल्स टू द टर्मिनल ऑफ ए 6 वोल्ट बैटरी थ्रू ए बल्ब एंड स्विच एज सॉन इन द गिवन, और वहाँ स्विच भी लगा देना है। सबसे पहले रबर कॉर्क पे क्या करना है, 2 आप कांटे इस तरह से लगा लीजिए, वहाँ पे फिर आप सॉल्यूशन बना लीजिए अल्कोहल ग्लूकोज का। और उसके बाद क्या करना है, तो यहाँ से आपका ये नेल है, नेल को इस तरह से कर देना है, बैटरी के साथ कनेक्ट करना है, फिर स्विच है ना। और बल्ब अगर ग्लो कर गया तो उसमें आयोनाइजेशन होता है, लेकिन यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्यूशन लिया गया है वो ग्लूकोज और किसका लिया गया है, अल्कोहल का। तो नाउ फॉर अल्कोहल इन द बीकर एंड स्विच ऑन द करेंट द बल्ब डज नॉट ग्लो, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, याद रखना इस चीज़ को, क्योंकि वो आयोनाइज नहीं करते हैं। रिपीट द एक्सपेरिमेंट विद ग्लूकोज द बल्ब डज नॉट ग्लो इन दिस केस आल्सो, दिस मीन्स नो आयंस और H+ आर प्रोड्यूस इन द सॉल्यूशन, दिस सो दैट अल्कोहल एंड ग्लूकोज आर नॉट एसिड। याद रखना है, बल्ब ग्लो करने का मतलब वो आयंस के कारण होता है, ठीक है। आप HCl के साथ कर सकते हैं इस चीज़ को। वाई डज डिस्टिल्ड वाटर एंड नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज है ना। डिस्टिल्ड वाटर को हम लोग आल्सो डीमिनरलाइज्ड वाटर भी बोलते हैं, इस चीज़ को याद रखना है, जिसमें किसी प्रकार के आयंस नहीं होते, केवल और केवल हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन होता है। तो डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट डज नॉट कंटेन्स एनी आयनिक कंपाउंड लाइक एसिड बेसिस और सॉल्ट। ये याद रखना है, डिस्टिल्ड वाटर को क्या बोलते हैं हम लोग, दैट विल बी फ्री फ्रॉम एनी टाइप्स ऑफ आयंस, ठीक है। Dissolve in it, rainwater while falling to the earth through the atmosphere dissolve an acidic gases carbon dioxide from the air and form carbonic acid, जो कि dissociate करता है। carbonic acid provide hydrogen ions and carbonate ions to rainwater, hence due to the presence of carbonic acid which provide ions to rainwater, that's why rainwater conduct electricity। तो कंडक्ट करने के लिए क्या चाहिए आपको, सबसे पहले आयंस चाहिए। आयंस अगर नहीं फॉर्मेशन हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा, इस चीज़ को याद रखना है। इसीलिए डिस्टिल वाटर नहीं करता है जबकि रेन वाटर करता है। क्वेश्चन नंबर 8 में, वाई डू एसिड नॉट सो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। एसिड एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता वाटर के एब्सेंस में, इसके पीछे भी रीजन वही है, यहाँ पे H+ आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता। जब कोई भी एसिड को हम लोग क्या करते हैं, अगर वाटर के एब्सेंस में बात करेंगे तो वो क्या करते हैं, आयंस H+ का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो एसिडिक बिहेवियर ऑफ एसिड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, जो कि हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहता है। इन देम द एसिड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयंस ओनली द प्रेजेंस ऑफ वाटर, सो इन द एब्सेंस ऑफ वाटर एन एसिड विल नॉट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड हेंस विल नॉट सो इट्स एसिडिक बिहेवियर। अब इसको लिटमस पेपर के साथ भी करेंगे तो भी नहीं होगा, वहाँ पे भी कोई कलर चेंज नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे आयंस का प्रोडक्शन नहीं होता है। तो इस चीज़ को याद रखना है, कोई भी एसिड को एसिड बिहेवियर शो करने के लिए H+ आयंस एक्वा सॉल्यूशन में होता है, ड्राई स्टेट में नहीं करता है वो। 5 सॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया है, ABCDE एंड व्हेन टेस्टेड विथ यूनिवर्सल इंडिकेटर, यहाँ पे उसके सर्टेन pH दिए हैं 4, 1, 11, 7 एंड 9 रेस्पेक्टिवली। तो विच सॉल्यूशन इज ए न्यूट्रल, बी आपका स्ट्रांगली अल्कलाइन, ऑप्शन नंबर सी स्ट्रांगली एसिडिक, ऑप्शन नंबर डी वीकली एसिडिक, ऑप्शन नंबर ई वीकली अल्कलाइन। तो अरेंज द pH इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन के आधार पे pH को अरेंज करना है, ठीक है।
जिसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगा, मतलब सबसे ज़्यादा जो एसिडिक होगा वो। तो आपको यहाँ पे इस तरह से याद रखना है, पीएच जो होता है ग्रेटर देन 7 बेसिक होता है, लेस देन 7 एसिडिक होता है, पीएच 7 जो होता है न्यूट्रल होता है। तो इसका ऑप्शन ए तो डी होगा, बी सी होगा। इसको कैसे करेंगे तो इसको हम लोग वहीं से समझ सकते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर आपका इस तरह से समझ सकते हैं, 11 जो है ना, 11 सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, 1 सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। लेकिन इसको समझने के लिए यहाँ पे आते हैं हम लोग, न्यूट्रल बोला गया है तो न्यूट्रल आप यहाँ सबसे पहले कैटेगराइज कीजिए। ए का कितना पीएच दिया हुआ, तो ए का दिया है यहाँ पे 4, तो आप 4 लिख लीजिए इस तरह से। बी का कितना दिया है, बी का दिया है 1। सी का कितना दिया है, सी का आपको 11 दिया हुआ है, 11 4 लिखा गया है, इसको इरेज कर लेना है ना। बी का आप लिख लीजिए, बी का कितना है, तो बी का तो 1 है, बी का 1, सी का 11, और डी का कितना है, डी का 7 है, और ई का कितना है, ई का आपका 9 है। ठीक है, ई का आपका 9 है। तो हम लोग बोलते हैं सबसे ज़्यादा, है ना, न्यूट्रल कौन होता है, तो पीएच जिसका 7 होता है वो न्यूट्रल, तो डी हो जाएगा इसका। स्ट्रांगली अल्कलाइन, अल्कलाइन आपका यहाँ पे 2 है, एक 9 है, एक 9 माने ई है, और ये दूसरा क्या है, तो दूसरा आपके सामने सी है। तो स्ट्रांगली अल्कलाइन में कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। दूसरा यहाँ पे सी है स्ट्रांगली एसिडिक, स्ट्रांगली एसिडिक जिसका पीएच कम, बी हो जाएगा। उसके बाद वीकली अल्कलाइन, वीकली अल्कलाइन कौन हो जाएगा, वीकली अल्कलाइन हो जाएगा ई, है ना। अब इसको पीएच के बेसिस पे हम लोग इस तरह इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होता है, बी जिसका पीएच 1 था। इस तरह से सी ई डी ए पी जिसका वहाँ पे पीएच वहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं हम लोग। इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब, है ना, टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। इक्वल लेंथ का लेना है मैग्नीशियम रिबन 2 टेस्ट ट्यूब में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक टेस्ट ट्यूब ए में डालना है, वाइल एसिटिक एसिड जिसका फॉर्मूला CH3COOH इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब बी। तो इन विच टेस्ट ट्यूब विल द फिजिंग अकर्स मोर वाइग्रेसली एंड वाई। तो इसके पीछे हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ HCl क्या होता है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, हम लोग जानते हैं ये मिनरल एसिड होता है, वेर CH3COOH जो होगा वो वीक एसिड होता है। तो आपको पता होना चाहिए HCl स्ट्रॉन्ग एसिड और एसिटिक एसिड वीक एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में ज़्यादा H+ आयन का कंसंट्रेशन होता है, वीक एसिड में H+ आयन का कंसंट्रेशन कम होगा। तो H+ आयन जिसमें ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा वाइग्रस होगा रिएक्शंस। तो फिजिंग विल अकर मोर वाइग्रस इन टेस्ट ट्यूब ए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड वेयर एज एसिटिक एसिड इज ए weak acid. Being a strong acid, the hydrochloric acid solution contains a much greater amount of hydrogen ion, है ना, in it, due to which fusing will occurs more vigorously in test tube A, है ना, due to बताया गया strong acid होने के कारण। The fusing is due to the evolution of hydrogen gas which is formed by the action of acid और magnesium ribbon। हम लोग जैसे जानते हैं कि मेटल प्लस एसिड क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो मैग्नीशियम रिबन में जैसे हम लोग HCl डालेंगे तो वो ईजिली क्या करेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो वहाँ से फीजेज हाइड्रोजन गैस के कारण हो रहा है वो। 11 क्वेश्चंस देख रहे हैं। फ्रेश मिल्क हैज ए पीएच ऑफ 6, फ्रेश मिल्क का पीएच 6 दिया है। हाउ डू यू थिंक द पीएच विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड। कर्ड कंटेंट्स क्या होता है, लैक्टिक एसिड। दही में क्या होता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है, यानी एसिड का फॉर्मेशन हो गया, माने पीएच और क्या करेगा, डिक्रीजेज करेगा। पहले से हो तो वो एसिडिक रेंज में है ही, और ज़्यादा डिक्रीज कर जाता है क्योंकि वहाँ पे एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। कर्ड में क्या होता है, एसिडिक नेचर के होते हैं और उनमें एसिडिक नेचर हो जाने के कारण पीएच क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका आंसर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। आपको यहाँ याद रखना है कि कर्ड में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो कर्ड में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। पीएच ऑफ मिल्क फॉल्स बिलो 6 एज इट टर्न्स इनटू कर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। लैक्टिक एसिड प्रेजेंट इन इट रिड्यूसेस द पीएच वैल्यू। तो पीएच वैल्यू डिक्रीज करने के लिए लैक्टिक एसिड जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 12, ए मिल्कमैन एड्स ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क, वाई डज ही शिफ्ट द पीएच ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कलाइन। अब 6 से अल्कलाइन में चेंज करने के पीछे क्या रीज़न होता है। वाई डज दिस मिल्क टेक ए लॉन्ग टाइम टू सेट एज ए कर्ड। अब इसको हम लोग बोल रहे हैं इस तरह के मिल्क में कर्ड बनने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उसके पीछे क्या रीज़न होता है। तो हम लोग इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं कि मिल्कमैन क्या करता है, बेकिंग सोडा को ऐड करता है क्योंकि वो उसके मिल्क को अल्कलाइन बनाता है। मिल्क इज मेड स्लाइटली अल्कलाइन सो दैट इट मे नॉट गेट सावर इजिली ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन इट, दैट्स वाई वी ऐड बेकिंग सोडा। ये चीज़ याद रखना है आपको। तो मिल्क में बेकिंग सोडा डालते क्यों है, क्योंकि उसको अल्कलाइन बना रहता है। द अल्कलाइन मिल्क टेक्स ए लॉन्गर टाइम टू सेट इन टू द कर्ड बिकॉज द लैक्टिक एसिड बीइंग फॉर्म्ड हैज़ टू फर्स्ट न्यूट्रलाइज द अल्कली प्रेजेंट इन इट, है ना। पहले न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा अल्कलाइन नेचर को, उसके बाद वो एसिड में फॉर्मेशन करेगा। पहले उसको 7 पे पीएच पहुंचना होगा तब नीचे डाउन में जाएगा वो।
क्वेश्चन नंबर 13, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड नॉट बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन वाई। तो इसका यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला आपको दिया है CuSO4 प्लास्टर ऑफ पेरिस का जैसे हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं या मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या बना देता है, जिप्सम, जिसका फॉर्मूला नीचे दिया हुआ है CaSO4 है ना, ट्वाइस H2O। तो इसको याद रखना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर्स कैन कोज स्लो सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस बाय ब्रिंगिंग अबाउट इट्स हाइड्रेशन। अब वहाँ सेटिंग में भी उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। दिस विल मेक द प्लास्टर ऑफ पेरिस यूजलेस आफ्टर सम टाइम, ये यूजलेस बना देगा। तो इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहाँ रखना चाहिए, तो मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखना चाहिए। ये चीज़ आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि व्हाट इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, दो एग्जाम्पल बताना है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं एसिड प्लस बेस है ना, A+B, A फॉर एसिड, B फॉर बेस, सॉल्ट प्लस यहाँ पे लिक्विड मतलब वाटर बनाएगा। यहाँ पे सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो याद रखना है एसिड प्लस, जैसे यहाँ एग्जांपल HCl प्लस NaOH बोल सकते हैं हम लोग, ये क्या बनाएगा, तो सॉल्ट बना देगा। क्या बनाएगा, NaCl प्लस वाटर बना देगा। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं एसिड बेस रिएक्शंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे एग्जांपल आप लिख सकते हैं। तो इसका आंसर इस तरह से लिखिए, द रिएक्शंस बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, NaCl स्ट्रॉन्ग, इसका pH जो होगा 7 हो जाएगा। वाटर यहाँ पे सेकंड एसिटिक एसिड, NaOH है ना, वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। इस सॉल्ट का नेचर जो आएगा ये कैसा आएगा, स्ट्रॉन्ग होगा। याद रखना है स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग क्या होगा, ये बेसिक होगा और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। तो ये दो डिफरेंट एग्जाम्पल थे आपके। क्वेश्चन नंबर 15, गिव 2 इंपॉर्टेंट यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। ये लास्ट क्वेश्चन है NCERT का एक्सरसाइज का। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला आपको पता है Na2CO3 है ना, डेकाहाइड्रेट NH2 बोलते हैं हम लोग। और बेकिंग सोडा का क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 बोलते हैं हम लोग। अब इसके दो यूजेज कहाँ करते हैं, तो यूजेज हम लोग कहाँ करते हैं, तो वॉशिंग सोडा का पहले देख लेते हैं हम लोग यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा इज यूज इन ग्लास, सॉप एंड पेपर इंडस्ट्री। ग्लास, सॉप एंड पेपर इंडस्ट्री में करते हैं वॉशिंग सोडा का यूज। दूसरा इसका यूज कहाँ करेंगे, इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर है ना। हार्डनेस किसके कारण होता है, तो हार्डनेस बताया गया था किसके कारण होता है, कैल्शियम आयंस, मैग्नीशियम आयन है ना, ये कैटायंस के फॉर्म में। और एनायंस में क्या हो जाएगा, सल्फेट और क्लोराइड। ये परमानेंट हार्डनेस के लिए याद रखना है। कैल्शियम सल्फेट हो सकता है, मैग्नीशियम सल्फेट हो सकता है, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इस तरह से हो सकता है। यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का यूज कहाँ करेंगे, तो बेकिंग सोडा इज यूज एज एन एंटासिड्स इन मेडिसिन टू रिमूव एसिडिटी ऑफ द स्टोमक है ना। एंटासिड्स के रूप में भी बात किया गया था, एंटासिड जो एसिडिटी के अगेंस्ट वर्क करेगा। बेकिंग सोडा इज यूज फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर है ना, यूज इन मेकिंग केक, स्प्रेड ETC, ये बेकरी वगैरह में ज़्यादा यूज किया जाता है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन 15 खत्म हुए NCERT का। तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल। जो भी बच्चे मेरे इस चैनल पर नहीं हुए, सबसे पहले क्या करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट आपका मिलता रहेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।